नमस्कार। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2022 में 1.71 लाख लोगों ने आत्महत्या की और भारत में आत्महत्या की दर बढ़कर 1 लाख पर 12.4% हो गई है। भारत में आत्महत्या की दर में 2% का इजाफा हुआ है तो स्टूडेंट्स के आत्महत्या के मामले 4% बढ़े हैं। जिन लोगों ने आत्महत्या की उनमें 50% लोगों को मानसिक बीमारियां जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी या बाइपोलर डिसऑर्डर भी था। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है मेंटल हेल्थ पर बात करना। नेशनल हेल्पलाइन टेलीमानस पर कोई भी व्यक्ति कॉल करके मानसिक समस्याओं के लिए निःशुल्क परामर्श प्राप्त कर सकता है। आप भी मानसिक तनाव महसूस कर रहे हैं तो आप भी हेल्पलाइन 1800-233-3330 पर कॉल करके भी मदद ले सकते हैं। इनके अलावा भी कई निःशुल्क परामर्श सुविधाएं हैं जिनके डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप हमें भी अपनी परेशानी बता सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के जरिए भी हम एक कोशिश कर रहे हैं लोगों को अवेयर करने की, और हमारी इस कोशिश में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए एक बार फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील शर्मा। आप एसएमएस हॉस्पिटल के साइकियाट्रिक सेंटर में सीनियर स्पेशलिस्ट हैं। नमस्कार सर, यू डेमोनिया क्वेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, जैसा कि हमने शुरू में अभी बात की कि स्टूडेंट्स की जो सुसाइड की जो परसेंटेज है वो 4% हो गया है, तो ऐसी क्या वजह हो सकती है कि बच्चे आजकल अपना जो नॉर्मल रेट है वो 2% है सभी लोगों की और बच्चों का 4% है स्टूडेंट्स का, तो क्या वजह है आजकल कि बच्चे अपने आप को इतना कमज़ोर महसूस करने लगे? बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है और बहुत हमारी जो यंग जनरेशन है उसको बचाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें बच्चों को हाउ टू हैंडल फेलियर, क्योंकि एक जीत और हार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और प्रोबेबिलिटी दोनों की 50% है। तो अगर हम बच्चे को ये बताते हैं कि फेलियर इज़ नॉट दी एक फेलियर या दो फेलियर इज़ नॉट दी लास्ट वन, है ना, एंड दैट हैज़ टू बी डेल्ट। ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने मतलब हम हमेशा ही बच्चे को जो है टॉप कराते रहें या वो फर्स्ट क्लास ही आता रहे, तो ये एक बड़ी वो चीज़ होती है कि एक बच्चा किसी पर्टिकुलर क्लास तक 12th तक सपोज करो एक स्कूल में टॉप करता है, तो उसके बाद में उसका जब स्कूल से आगे कॉलेज में जाता है या कॉम्पिटिशन्स में जाता है तो उसके जैसे हज़ारों बच्चे हैं जो टॉप करके आए हैं, ठीक है। तो हमें फेलियर को उससे कैसे सीखना है और कैसे दूसरे प्रयास करने हैं, तो वो हमें सिखाना होगा। दूसरी चीज़ है जो रेजिलियंस है, यानी गिर के उठना, तो आप कैसे उस रेजिलियंस को हम बताएंगे बच्चे में कि किस तरह से आगे जीवन में बढ़ना है। तो ये जो चीज़ें ये शुरुआत से ही होती हैं, पेरेंटिंग के टाइम से ही, रेजिलियंस एंड हाउ टू हैंडल फेल्योर। एंड तीसरी जो चीज़ है कि वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ओरिएंटेशन, कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो प्रॉब्लम तो आएंगी लाइफ में, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है एंड हाउ टू एन्जॉय दैट जर्नी ऑफ स्ट्रगल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप एक स्ट्रगल की जर्नी भी कर रहे हो तो वो भी आप एंजॉय करते हैं, तब हम जाके इन चीज़ों से थोड़ा आगे आएंगे कि हमने एक प्रयास किया कोई और वो हमसे नहीं हुआ और हम हताश हो गए। तो हमें इस चीज़ों को ध्यान में भी रखना है कि जैसे मल्टीपल फैक्टर्स हैं तो इन 3 चीज़ों को भी हमें शामिल रखना है। उसके बाद जैसे हमने कहा कि अगर कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो उनको अर्ली आइडेंटिफाई करके और इनका अर्ली इंटरवेंशन करना है। सर बिल्कुल, जैसे अभी आपने कहा कि एक बार में नहीं बार बार कोशिश करनी चाहिए। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, अभी पिछले दिनों जोश टॉक्स पर मैंने एक वीडियो देखा था। संदीप बुडानिया, शायद वो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं फ़िलहाल, वो ऐसा बता रहे थे कि उनका आर्म्ड फोर्सेस में जाने की इच्छा थी, तो उन्होंने 12th से लेकर के एग्ज़ाम देना शुरू किया और कुल 34 बार वो फेल हुए अलग अलग एग्ज़ाम्स में, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और 35वीं बार में उनका सिलेक्शन हुआ। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। तो पहला जो सीख है वो ये कि आप जब भी फेलियर होता है उससे आप लर्न करिए, आपने कहाँ पे कमी रखी, कहाँ पे अपन इम्प्रूव कर सकते हैं, उस चीज़ को देखिए। दूसरी बात, आप ऑल्टरनेट क्या है उसका। सपोज़ करो कि कहीं पे ऐसा होता है कि मैं एक एग्जांपल देख रहा था, मुझे पर्टिकुलर नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उनको क्रिकेट खेलने का शौक़ था, लेकिन क्रिकेट किसी वजह से वो नहीं खेल पाए, टीम में वो नहीं हो पाए, तो उन्होंने कुछ और एक्टिविटी क्रिकेट में की और स्पेशली वो बॉल फेंकने लगे, जो प्रैक्टिसेस के अंदर बॉल फेंकने लगे और उसमें फिर वो इंडियन टीम के साथ में जुड़े। तो इस तरह की चीज़ें कि हम उस
उस क्षेत्र में लगे रहें और हमारे इंटरेस्ट की चीज़ हम करते रहें। तो जैसा हमने पहले ही बात की थी कि इस जर्नी को कैसे एंजॉय करना है, वो बहुत महत्वपूर्ण। सर, जर्नी से मुझे एक पर्सनल बात भी याद आ रही है कि जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करते थे तो हमारी जो गाइड थी वो कहा करती थी, हमें लगता था कि इतना लंबा समय हो गया तो कहती थी इसे एंजॉय करो, ये टाइम तुम्हारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, वापस नहीं आएगा। और ये आज हम सच में फील करते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं कि हमें अपने प्रयासों की दिशा और उसमें क्या टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट करना है, ये ज़रूरी है। सर, जैसे कि हम बात करें कि युवाओं में आत्महत्या के केसेस बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं, तो ऐसे एक IC3 की रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरी दुनिया में जहां किशोरों की मृत्यु की सबसे बड़ी वजह रोड एक्सीडेंट्स है, भारत में ये आत्महत्या है। अभी हमने बात की, पर स्पेशली आप कुछ ऐसा एक मैसेज देना चाहें बच्चों के लिए? देखिए, सबसे ज़रूरी और अहम बात है बच्चों के लिए कि बच्चे या किशोर या एडोलसेंट जो हैं उनके साथ में या वो अपनी भावनाओं को शेयर करने के लिए संवाद करें। वो अपने घर वालों से या जिनसे भी उनको लगता है कि वो उनकी बात को समझेंगे, उससे बात करें इस बारे में और अपनी समस्याएं साझा करें। जो भी वो जो फील कर रहे हैं उसको ओपनली डिस्कस करें और जो भी व्यक्ति सुन रहा है उस बात को भी वो समझ के और जो समस्या है उसके अकॉर्डिंगली वो उनका सपोर्ट करें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सर, मुझे ऐसा लग रहा है अभी कि ऐसा तो नहीं है कि जब से ये सोशल मीडिया का ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ है लोगों की ज़िंदगी में, तो सब कट गए हैं, तो बच्चे ज़्यादा उसी मोबाइल में और इंटरनेट में ही, तो वहाँ उनको समाधान कहाँ मिलेगा? ये एक बहुत सेपरेट इशू है, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया या इंटरनेट या मोबाइल या स्क्रीन, इसका यूज़ इनएविटेबल है, आपको करना ही पड़ता है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम उसको जुडिशियस यूज़ के बारे में बात करें। और जब भी हम अपना वर्क या स्टडीज़ के साथ में सोशल मीडिया के जो ऐप हैं वो सेम गैजेट में नहीं रखें, ताकि आप सोशल मीडिया कितना यूज़ कर रहे हैं और क्या कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर सुपरविज़न होना चाहिए आपकी फैमिली का कि आप क्या कंटेंट देख रहे हैं और कितना उसको यूज़ कर रहे हैं। तो जुडिशियल यूज़ ऑफ सोशल मीडिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस एस्पेक्ट में। और दूसरा, जो कंटेंट है उसके बारे में भी बहुत ज़रूरी है। और जो इन्फॉर्मेशन बच्चे, कई बार आपने सही कहा कि घर में कोई अवेलेबल नहीं है तो वो उसको नेट पे या सर्च करते हैं, तो बच्चों की पहुंच में ऑथेंटिक कंटेंट या ऑथेंटिक वेबसाइट्स जो प्रॉपर साइंटिफिक या उनको इन्फॉर्मेशन सही मिले, ये भी एक प्रोसेस होना चाहिए कि उन तक सही जानकारी पहुंचे। सर, मैंने इसलिए बात की क्योंकि अभी पिछले दिनों में वो एक गेम है, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, कुछ गेम की वजह से भी बच्चों ने आत्महत्याएं की हैं। हाँ, ये क्या है, ये दूसरा एडिक्शन है। जैसे एक होता है अपना कि आपने नशे की प्रवृत्ति जो है, तो आपने कोई पदार्थ लिया, ये जो नशा है उसको बिहेवियरल एडिक्शन के बारे में कहा जाता है कि आपका कोई भी गेमिंग में या कोई भी पर्टिकुलर साइट को यूज़ करना, तो ये एक बिहेवियरल एडिक्शन है जो कि हमारी बढ़ती इंटरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से ये जो अभी आई है, तो ये एक दूसरा पहलू है, इससे भी बचाव किया जाना चाहिए। तो जो दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, वो पेरेंट्स का जो रोल है वो बहुत अहम है, बच्चों से भी ज़्यादा, कि बच्चों को हमें समय देना ही पड़ेगा। मैं एक ऐसे एग्जाम्पल सोसाइटी में देखता हूँ कि 1 साल के बच्चे को भी जब वो खाना खिलाते हैं तो आया खाना खिलाती है, एक जना उसके मोबाइल फ़ोन पकड़ते हैं या टीवी दिखाते हैं और उसके साथ में उसको खाना खिलाते हैं। तो ये भी नहीं पता बच्चे को कि वो क्या खा रहा है, कितना खा रहा है और क्या टेस्ट है, क्योंकि उसका ध्यान पूरा वहाँ पे है। दूसरी चीज़, समय नहीं दिया जाता है। तो जब समय हम नहीं देते हैं तो बच्चा कहाँ जाएगा, किससे बात करेगा। दूसरी चीज़, बच्चे वही सीखते हैं जो माँ बाप करते हैं। अगर माँ बाप घर में आते हैं और आते ही अपने फ़ोन को लेके बैठ जाते हैं दोनों, तो बच्चे को पता है कि यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यही महत्वपूर्ण है, तो वो ऑब्वियसली वही चीज़ देखेगा। अगर आपने आपस में कोई गेम नहीं खेल रहे हैं, उसको समय नहीं दे रहे हैं, तो बाकी चीज़ों में अपना इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप कर पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे के डेवलपमेंटल स्टेज के दौरान ही बहुत ध्यान दें और अच्छी पेरेंटिंग की जाए।
सर अगर नॉर्मली हम सोचेंगे तो हमें लगेगा कि बेरोज़गारों में आत्महत्या की प्रवृत्ति ज़्यादा होती होगी, लेकिन अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसे देखें तो जो नौकरी पेशा लोग हैं वो ज़्यादा आत्महत्या कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और इनको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, हर क्षेत्र की जो स्ट्रेसर्स हैं वो अलग अलग है ना। नौकरी पेशा को ये स्ट्रेस हो सकता है कि उसका बॉस उसको गलत समय पे अलग टारगेट देता है, वो उसको टारगेट को अचीव नहीं कर पाता है, उसकी जो नौकरी है उसकी सिक्योरिटी नहीं है, हो सकता है उसको कल ही नौकरी से निकाल दिया जाए। आजकल कंपनीज़ बहुत बार ऐसा होता है स्क्रूटनी करती हैं और निकाल देती हैं बहुत सारे लोगों को। तो जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है या जो हमारी जो इकॉनमी या अपन कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर जो लोगों का जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं वो बहुत इजी और जल्दी होता है। तो ये बहुत सारे तनाव हैं, और कोई तनाव हो सकते हैं, पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, मैनी थिंग्स आर देयर। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब आत्महत्या जो है उसी में होगी जहाँ पे नौकरी नहीं है, लेकिन जहाँ नौकरी है वहाँ पे भी जो तनाव के कारण है, जो मानसिक रोग होने की जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो वहाँ पे भी हैं, और उनको अगर प्रॉपर मैनेज नहीं किया जाए डिपेंडिंग ऑन कि उनकी जो नौकरी है उसकी डिमांड कितनी है, वो उनसे क्या क्या करवाना चाहती है, उसमें क्या उनको पूरा रिलैक्स होने का टाइम दिया जाता है। बहुत बार बहुत ट्रैवलिंग बहुत होती है, फैमिली के साथ में वो बहुत कम समय दे पाते हैं, तो बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। तो सर जैसे आपने कहा कि जॉब किसी का उसको ये चिंता है कि जॉब चला जाएगा, तो जॉब अगर चला गया तो ऐसी कंडीशंस में वो अपने आप को कैसे संभाल सकते हैं और कैसे, क्योंकि जब बच्चा है वो तैयारी कर रहा है तो उसके पास फिर भी एक वो रहता है कि मैं तैयारी करूँगा, इस अटैम्प्ट में नहीं तो नेक्स्ट अटैम्प्ट में हो जाएगा। लेकिन जब किसी की फैमिली है और उसकी नौकरी चली जाए तब वो अपने आप को कैसे संभाले? देखिए जैसे है ना, आपने कहा कि कैसे संभाल सकता है, तो जो मैनेजमेंट है आपका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप जिस दिन नौकरी स्टार्ट होती है उसी दिन से करना शुरू करते हैं, और सारे एक्सपर्ट्स बताते हैं कि साहब आप कुछ सेविंग करिए, है ना। एक ये हिस्सा वो है। दूसरा है कि आपके परिवार में आपको सपोर्ट मिलेगा। तीसरा, आप अपने आप में इतनी कॉन्फिडेंस रखिए कि आपकी जो योग्यताएं हैं, जो शैक्षणिक योग्यताएं या आपकी जो स्किल्स हैं, उसके हिसाब से आपको देर सवेर कोई न कोई काम मिल ही जाएगा। इतने सक्षम आप हैं, ये अपने अंदर एक विश्वास रखना होगा। आज नहीं तो कल आपको नौकरी या कोई और काम मिल जाएगा, बेटर मिल जाएगा, थोड़ा प्लस माइनस 19-20 मिल जाएगा, लेकिन मिल जाएगा। तो अगर हम इतनी कॉन्फिडेंस रखते हैं और यही सपोर्ट हमें हमारे आसपास के वातावरण, दोस्तों से, मित्रों से, घर वालों से मिलेगा, तो हम उस चीज़ से उबर सकते हैं। तो ये एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक छोटी चीज़ है। उसके अलावा आपका सोशल सपोर्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये, और आपकी प्लानिंग। तो ऐसा नहीं कि अगर आप मान लो कोई इंजीनियर हैं तो आपको कहीं न कहीं जॉब मिलेगी, अगर बड़ा पैकेज नहीं मिलेगा तो मीडियम पैकेज मिल जाएगा, तो मिल जाएगा, और जितनी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति तो हो ही जाएगी। जी सर, अभी पिछले दिनों में मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी जिसमें एक बच्चे ने आत्महत्या की और उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा। उस नोट में अपने टीचर के लिए लिखा था कि अब आप खुश होगी। बाद में बात की गई टीचर से और घर वालों से, तो ये बात सामने आई कि टीचर जो है वो बच्चे को, क्योंकि बच्चा थोड़ा शरारती था तो वो उसको पनिश करती थी, और पनिश करने के बाद में टीचर ने बोला कि मैं उसको अगर आधा घंटा, पौन घंटा, कितना भी अगर बाहर खड़ा रख दूं, उसके बावजूद उसमें उतनी ही एनर्जी रहती थी, तो मुझे लगता था कि ये कोई ड्रग्स लेता है। तो इस वजह से, और बच्चे ने आत्महत्या करते हुए यही लिखा कि मुझ पर ये आरोप लगाया टीचर ने। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं वो बच्चा ADHD का केस तो नहीं था बच्चे के साथ में? जैसा आपने बच्चे का एग्जाम्पल दिया कि वो इस तरह से एक्टिव था या हाइपर एक्टिव था, तो अगर उस बच्चे का आइडेंटिफाई हो के अगर वो इवेलुएट होता साइकोलॉजिकल इश्यूज़ के लिए, तो शायद कोई डायग्नोसिस होता, और डायग्नोसिस होने पे टीचर जो है उसके ऊपर किसी तरह का इल्ज़ाम नहीं लगाते। तो ये ज़रूरी है टीचर्स और पेरेंट्स के लिए कि अगर बच्चे में बिहेवियरल कोई चेंजेस नज़र आते हैं तो उनको प्रॉपर इवेलुएट कराएं और अर्ली ट्रीटमेंट जो अवेलेबल हैं वो करवाएं, जिससे कि बच्चे की जो लाइफ है या जो प्रोडक्टिव या डेवलपमेंटल लाइफ है वो अच्छी रहे। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे
जो है बहुत संवेदनशील होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। उनके साथ में कई बार बहुत बुलिंग होती है या उनकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं किया जाता है ना, या उनको बहुत तवज्जो नहीं दी जाती, जबकि बच्चा चाहता है कि उसको ड्यू रेस्पेक्ट की बजाय मैं कहूँगा कि ड्यू एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। रिस्पेक्ट भी होना ही चाहिए लेकिन एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। तो टीचर्स और जो पेरेंट्स हैं उनके साथ उनका बहुत घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि वो अधिकतर समय और उनसे सीखने के उद्देश्य से उनके साथ वो जुड़े हुए होते हैं, और अगर वही लोग उसको नहीं समझेंगे तो वो बच्चा आहत होता है। तो हमें एज ए पेरेंट्स और एज ए टीचर ये ध्यान रखना है कि सामने वाले बच्चे की जो बात है उसको हम समझने की कोशिश करें, उनको ड्यू जो उनका रिवार्ड है या एप्रिसिएशन है वो मिले, और जो सिखाने के जो तरीके हैं उनमें बदलाव करके प्यार से सिखाना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोगों की लाइफ में कोई दुर्घटना घट जाती है तो उन्हें लगता है कि अब ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया। वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उस घटना से भी उबर जाते हैं और अपने लिए कोई एक अच्छी मकाम हासिल करके दुनिया को भी दिखाते हैं और ख़ुद को भी प्रूव करते हैं। तो मुझे इसी उसमें ध्यान आ रही है, कभी अपने करौली के ही खिलाड़ी हैं सुंदर गुर्जर, अभी पेरिस पैरा ओलंपिक्स में अगर सभी ने सुना होगा उनका नाम, ब्रॉन्ज मेडल उनको मिला। लेकिन जो मेन बात उसमें ये थी कि जब 2009 में वो ओलंपिक की तैयारी कर रहे थे तो उनका एक हाथ कट गया था, और मैं उनका जिक्र भी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने ही बताया कि उस वक्त उनके मन में ख्याल आया था कि अब ज़िंदगी के कोई मायने नहीं है, मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। लेकिन वो एक बार उस अपनी स्थिति से ऊपर उठ करके उन्होंने फिर से तैयारी शुरू की और उसका भी नतीजा सबके सामने है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब भी आत्महत्या के ख्याल आते हैं किसी को, उस वक्त उस व्यक्ति को एक बार किसी न किसी से बात करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो जो इवेंट है वो अबॉर्ट हो जाता है अगर हम किसी और से बात कर लेते हैं या वहाँ से हम अपना ध्यान हटा लेते हैं। तो जैसा आपने बताया कि उन्होंने ऐसा उनके ख्याल आया, हो सकता है कि उस दौरान उन्होंने किसी से बात की या अंदर से कोई प्रेरणा उनको प्राप्त हुई और वो जिस क्षेत्र में जाना चाहते थे उसमें पैशनेट हुए और धीरे धीरे उसमें अपने जो मेहनत है वो करने लगे और उस मुकाम को हासिल किया। तो ये निश्चित बात है कि हम अगर बहुत अच्छे तरीके से प्रयास करते हैं और हमारे इंटरेस्ट वाले एरिया में प्रयास करते हैं तो लक्ष्य और सफलता मिलना इजी होता है या मिल जाती है, देर सवेर मिल जाती है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि जो अथक प्रयास हैं और जो उम्मीद है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, और जहाँ से भी आपको सहायता मिल सकती है उस सहायता के लिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सहायता क्यों लूँ। तो हेल्प सीकिंग होना चाहिए, जहाँ पे भी आपको हेल्प की ज़रूरत है वो बनी इसलिए है। तो जहाँ पे भी आपको हेल्प की ज़रूरत है बेहिचक हेल्प लेनी चाहिए, चाहे वो आपको भावनात्मक हेल्प की ज़रूरत हो, चाहे आपको वो किसी और तरह की हेल्प की ज़रूरत हो, जिससे कि आपकी जो आपका मन है या जो आप प्लान कर रहे हैं उसको आप एग्जीक्यूट कर पाएँ अपनी लाइफ के अंदर। तो उस वक्त जो भी परिस्थितियां हैं वो आप किसी से साझा करें तो सॉल्यूशन ज़रूर निकलता है। और ये बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल मिल जाएंगे हमारे आसपास, जहाँ पे एक समय पे वो काफ़ी दिक्कत में थे, डिप्रेशन में थे या सुसाइडल थॉट्स थे, लेकिन उन्होंने उससे उभरे, चाहे वो ट्रीटमेंट से हो, साथ में दूसरों की हेल्प से, और उन्होंने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया। जी, थैंक यू सो मच सर। आपने आज आत्महत्या के कारणों के बारे में और किस तरीके से इसको रोका जा सकता है, इन सब के बारे में इतना विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दी, और ज़रूर लोग इसे देखेंगे और मुझे लगता है उन्हें शेयर भी करना चाहिए ताकि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद कीर्ति जी, आप एक बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ को आप अपने चैनल पे जगह दे रही हैं। हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद। अगर आपके परिवार के सदस्य, दोस्त या किसी परिचित को देखकर आपको लगता है कि उनके मन में आत्महत्या के विचार चल रहे हो सकते हैं तो आप अनदेखा ना करें। हो सकता है एक बार में वो अपने मन की बात आपसे ना कहें। जब कभी इस तरह के विचार उनके मन में आ रहे हो तो आपसे वो बात कर लें, और आप सिर्फ बात करके किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियोज़ में इंटरेस्टेड हैं तो यूडेमोनी क्वेस्ट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी की बातें करते रहिए। नमस्कार।